एवरीवन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 अटेम्प्ट के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के सारे क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस आपकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए, एंड यू विल गेट ए क्लियर हिंट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। So this is the first question है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पुली a weightless pulley is attached to a double inclined frictionless surface, टेंशन लिस्टिंग पूछा गया। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास डबल इंक्लाइन प्लेन है, टेंशन बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ। फॉर सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी नीड इज वी नीड टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाना है। लेट अस वी आर हैविंग टू मासेस ओवर हियर, सपोज फॉर 4 kg block है ना, आई एम ड्राइंग फॉर फर्स्टली फॉर 4 kg block, दैट m1 is equal to 4 kg block, 4 kg, तो उसका हम एफबीडी बनाते हैं। वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन दिस साइड, यहाँ पर एक मास रखा गया है। अब इधर कौन सी फोर्स लगेगी, इधर लगेगी mg sin थीटा ऑफ फोर्स। आई होप कि आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आता है। हियर वी विल बी हैविंग mg sin थीटा, एंड दिस थीटा विल बी 60 डिग्री अलोंग द इंक्लाइन। mg sin 60 डिग्री इधर लगेगा, sin थीटा, एंड टेंशन विल बी अपवर्ड। आई एम होपिंग दैट द होल सिस्टम इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, इस तरफ पूरी तरफ स्लाइड कर रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 ब्लॉक? For m1 is equal to 4 kg block, equation of motion will be mg, I'm calling it m1g sin 60 degree minus tension is equal to what, m1 into a। ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। m1 की वैल्यू 4 दे रखी है, g की वैल्यू 10 है, sin 60 हमें पता है √3/2 होता है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4 into a। On simplifying, it is going to give me 20√3 minus tension is equal to 4a। तो आई होप ये आपको ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी है आपको समझ में आया। द फर्स्ट इक्वेशन फॉर m1 ब्लॉक। सिमिलरली व्हाट वी कैन हैव इज सिमिलरली वी कैन हैव फॉर m2 ब्लॉक। अगर मेरे पास m2 ब्लॉक है विच इज 1 kg ब्लॉक है ना, m2 ब्लॉक एक 1 kg का ब्लॉक है, इसका एफपीडी बनाते हैं। आफ्टर फॉर्मिंग इट्स एफपीडी वी विल बी एबल टू नो, वी विल बी एबल टू राइट इट्स इक्वेशन, हम उसकी इक्वेशन भी लिख लेंगे। ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा गया है। हियर अगेन mg sin 30 डिग्री, इसमें एक फोर्स लगेगी। इफ इट इज फॉर m2 ब्लॉक ना, फॉर m2 इज इक्वल टू 1 kg ब्लॉक, इसमें फोर्स लगेगी m2g sin 30 डिग्री sin थीटा डैश थीटा 1, एनीथिंग आई कैन राइट। टेंशन दोनों जगह सेम होगी। टेंशन क्यों सेम होगी, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है। तो अगर मेरा ब्लॉक टूवर्ड्स 4 kg ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो नाउ द नेट फोर्स ऑन दिस m2 विल बी अपवर्ड, है ना, इट विल बी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। सो इक्वेशन विल बी व्हाट, t minus m2g sin 30 डिग्री, m2g sin 30 is equal to m2 into a, m2 into a। तो it will be something like this, t minus m2 is 1, g is 10, sin 30 is 1/2, m2 is 1, acceleration we have to calculate। इक्वेशन क्या आएगी, t minus 5 is equal to a। अब देखो दो वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक वेरिएबल टेंशन है। हमें जो वेरिएबल निकालना है उसके अलावा दूसरे वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे ना, वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, तो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में। हाउ कैन वी एलिमिनेट एक्सेलरेशन? So यहाँ by elimination I can multiply this whole equation with 4. It will be 4t minus 20 is equal to 4a. The equation बनेगी, and if I subtract any of this equation from the other one, I will get the value of tension. So suppose I'm having this thing and I'm subtracting any of these equations, subtracting second from first, no, subtracting second equation from first equation subtract कर रहे हैं, what will we get? We have 20√3 minus t minus 4t minus 20 is equal to, both side 4a, this will cancel out, it will give me 0। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, 20√3 minus 5t plus 20 is equal to 0।
तो if we can it will be cancel with taking 5 common, we will have 4 root 3 minus t plus 4 is equal to 0, and the value of t comes out to be 4 root 3 plus 4, or 4 can be taken as common, root 3 plus 1. So this is the first, this is the answer of the first question. So option third is correct. Third is the correct option. आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 10 kg is moving with an initial speed of 20 meters per second. एक body है जो initially 20 meters per second से move कर रहा है. The body stops after 5 seconds due to friction between the body and the floor. The value of coefficient of friction. तो एक condition दे रखी है, given parameters क्या है? Let us write all the known first. Mass of the body हमें given है, mass of the body is 10 kg. Initial speed given है, u given है 20 meters per second है. बॉडी स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, तो टाइम पीरियड कितना गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है 5 सेकंड का, एंड फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी स्टॉप कर जाता है. तो पूछा गया वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इट स्टॉप्स ओनली ड्यू टू ना, दिस इज बीइंग आस्क्ड यार. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है समझने के लिए. हमको एक्सेलरेशन निकालना. वी कैन इजीली गेट टू नो value of acceleration. What is acceleration? Acceleration is change in velocity, v minus u by t. Acceleration कितना आएगा? 0 minus 20 by 5. So acceleration is minus 4 meter per second square. ये हमारी value of acceleration है. और ये value of acceleration किसके बराबर होगी? ये value of acceleration होगी म्यू इंटू फ्रिक्शन, म्यू इंटू जी के बराबर है ना. फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज, if I talk about frictional force, it is given by mu mg. So acceleration of frictional force will be what? Mu mg upon m, which is equal to mu into g. So according to the language of the question, जो mu g है that is equal to 4. नेगेटिव साइन नहीं लेना है, नेगेटिव इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर नेगेटिव लोगे तो फ्रिक्शन में भी लोगे. एनीथिंग आई कैन टेक. The value of mu comes out to what? The value of mu comes out to 4 by 10. 4 by 10 means 0.4 meters per second square. Easy question, I think ये भी आपको easy लगेगा. Option second is the correct answer in this case. Option second is the correct answer. कुछ भी different नहीं है इस question में. So let us move to the next question now. भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट स्टिल इट इज वेरी मच डूएबल. As shown in the figure, a block of mass 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force acting at an angle 30 degree with the horizontal. तो static coefficient of friction दे रखा है. The block will just start to move. तो ब्लॉक कब स्टार्ट करेगा मूव करने के लिए, ये क्वेश्चन है. इस पर फोर्स जो लग रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन. अगेन हम इसका एफबीडी बनाते हैं and we will resolve all the forces here. क्या हो रहा है? एक ब्लॉक है ऐसा, इधर लग रहा है हमारे पास F force which is at 30 degree with the horizontal. If I resolve this, इस कंपोनेंट में लगेगा हमारा F cos 30 और इधर लगेगा हमारा F sin 30. In this direction we will have F sin 30. इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा there will be a normal reaction that will be acting like this. सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जिट करेगा और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा. क्या होगा? एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा. उस फ्रिक्शन फोर्स को भी हम यहाँ पे शो करते हैं ना. आई एम शोइंग दिस फ्रिक्शनल फोर्स बाय दिस ब्लू कलर एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. जब बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, व्हेन द बॉडी विल जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, फॉर जस्ट स्लाइडिंग, फॉर जस्ट स्लाइडिंग, व्हाट विल द कंडीशन? कंडीशन क्या होगी? For just sliding, the condition will be this, that the F cos theta, F cos 30 degree is equal to frictional force, and this will be the highest value of frictional force, which is mu into n. तो ये हमारी कंडीशन है और यहाँ से हमें नोन पैरामीटर्स निकालने हैं.
सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं है, देयर इज नो मोशन ऑफ द ब्लॉक इन द वर्टिकल डायरेक्शन. व्हाट डज इट सजेस्ट इज दैट द इज आल्सो mg फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ द ब्लॉक, तो वर्टिकल मोशन ऑफ द ब्लॉक की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर की तरफ n लग रहा है प्लस f sin थीटा लग रहा है, दिस विल बी इक्वल टू mg. तो n कितना होगा, n हमारे पास होगा mg माइनस f sin थीटा. If I put the values of these variables, what I will get, m is 10, g is also 10, so mg comes out to be 100. F we are not known with, but we are known the value of theta, so sin 30 degree will be this much. So this is going to be the value of normal reaction. This is going to be the value of normal reaction. अब if I just got the value of normal reaction की वैल्यू मुझे मिल गई, म्यू की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है. अब मुझे अब इक्वेशन जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन को पुट फॉरवर्ड करके इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. तो इक्वेशन क्या, फॉर जस्ट स्लाइडिंग अगर मैं लिखता हूं कंडीशन, तो इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस. f cos 30 is root 3 by 2 will be equal to what, mu is 0.25, 0.25 means 1 by 4. N is what, n is 100 minus f by 2. So I can just solve this, it will be root 3 by 2f is equal to how much, it is 100 by 4 means 25 minus f by 8. तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को. इस तो f इधर आ जाएगा, इट विल बी this f by 8 will come this side, it will be root 3 by 2 plus 1 by 8 is equal to 28. So on simplifying this thing, f will be equal to 4 root 3 plus 1 upon 8 is equal to 25. तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा 25 into 8 upon 4 root 3 plus 1. So 25 into 8 is 200 upon 4 root 3 plus 1. इसमें if we just put the values of all these parameters, we will get the answer. ना इन सब values को put करके we get option first as the correct answer. 25.2 न्यूटन आएगा. यार देख भी सकते हो ये 1.73 है, 1.73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग लाइक 6 के आसपास ना. वी आर गोइंग टू गेट 6 around some 6 plus 1 7 and then again it will be 25 point something around this. So that's the correct option. इस तरीके से करना है. कैलकुलेशन भले ही आपको थोड़ी बड़ी लग रही हो बट इतना बड़ा कैलकुलेटिव नहीं है. आपका लॉजिक इट्स क्वाइट क्लियर, आपको देखने से स्ट्राइक करना चाहिए, इट विल स्ट्राइक यू. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एन elevator can go up or down with a uniform speed when its weight is balanced with the tension in the cable. तो ये कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है और इट इज बैलेंस बाय सम केबल, कोई कनेक्ट कोई केबल है, कोई वायर है जिससे बैलेंस्ड है. अब जब ये अप, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर एक टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, इस केबल में एक टेंशन होगा और इस स्ट्रिंग का एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg. अगर ये लिफ्ट वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज कांस्टेंट, अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इस बात का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज जीरो. और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इस बात का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, कि ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन और नीचे की तरफ लगने वाला mg दोनों बराबर है. अगर ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन और नीचे की तरफ लगने वाला mg बराबर है, तो दिस mg इज वेट, दिस mg इज वेट. We can easily say that tension is balanced by weight of the person. Weight of the person balance the tension. Let's see. According to this, the first statement is correct. The first statement is absolutely correct. If tension is balanced by the weight. Let us now see about statement 2. Statement 2 को देखें तो उसमें क्या कहा गया. According to statement 2, force exerted by the floor of
by the floor of an elevator on the foot of a person standing on it is more than his or her weight when the elevator goes down with an increasing speed. इस तरीके से हमारे पास कोई एलिवेटर है, ठीक है, इसमें कोई पर्सन स्टैंड करा, सम पर्सन स्टैंडिंग। कैन यू टेल मी कि इस एलिवेटर इस आदमी पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि अगर आप एलिवेटर कोई फोर्स नहीं लगाता तो ग्रेविटी की फोर्स के नीचे गिर जाता। व्हाई इज द पर्सन इज नॉट मूविंग डाउन, ये पर्सन नीचे जा क्यों नहीं रहा है, एलिवेटर कुछ फोर्स लगा रहा है। एलिवेटर कौन सा फोर्स लगा रहा है, एलिवेटर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एलिवेटर नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लगा रहा है। लेट मी शो इट विद सम अदर कलर। एलिवेटर एक नॉर्मल रिएक्शन का एन फोर्स लगा रहा है और इस आदमी पे एक mg का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। अब हो क्या रहा है कि दिस पर्सन इज मूविंग स्टैंडिंग मोर देन हिज और हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो एलिवेटर नीचे जा रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब नेट फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इक्वेशन कैसे बनेगी, mg डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर देंगे, स्टिल वी विल हैव नेट एक्सेलरेशन। So mg will come out to be n plus ma. What does it mean? It means that mg is greater than normal reaction. तो gravitational force है वो ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन से, weight is greater than n। हमें क्या कहा गया था कि standing on the is more than that force exerted by the ground is more, that statement which is not so, है ना। according to question ये कह रहा है n is greater than w, ये गलत है, n ग्रेटर नहीं है, नॉट वेट ग्रेटर है, वेट ऑफ द पर्सन इज ग्रेटर देन द नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एनी डाउट यू हैव, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। बट these are simple questions जो मेंस में सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड आई थिंक एवरीवन कैन अटेम्प्ट these questions। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 फिगर्स आपको दे रखे और पूछा गया है कि किसमें हाईएस्ट इंपल्स है। इंपल्स आई थिंक सबको पता होगा, इंपल्स इज व्हाट, इंपल्स हम डिफाइन कैसे करते हैं, इंपल्स को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम। वी कैन आल्सो कॉल इट एवरेज फोर्स इनटू टाइम ना, आई कैन कॉल इट एवरेज फोर्स इनटू द ड्यूरेशन फॉर विच दिस फोर्स एक्ट्स। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा भी दिख सकता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस तरीके से भी हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो जब भी कोई क्वांटिटी, लाइक इन दिस केस इम्पल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, वन इज फोर्स एंड द अदर इज टाइम। सो जब भी कोई क्वांटिटी इस तरीके से डिफाइन होती है तो वी कॉल इट, इफ इट इज कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इनटू टाइम लिख दूंगा, अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो इंटीग्रेशन एफ डी टी करके लिखूंगा। and we know that the integration gives me area under the curve, area under the two variables जिनका बीच का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या जिनके बीच का हम इंटीग्रेशन इवेलुएट कर रहे हैं। इट गिव्स मी एरिया अंडर एफटी कर्व, एफटी कर्व का एरिया। तो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट एंड बाय सिमेट्री इफ वी जस्ट लुक एट दी वैल्यूज, ऊपर यार 0.5 दे रखा सब में, इसमें 0.5 है, इसमें 0.5 है, इसमें 0.75 है, दिस इज ग्रेटर, बट ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं हो सकता, this has a lower area as compared to this, and this again has a half of area, तो option C है ना। you just calculate the areas, if you calculate the area of figures, second figure के लिए calculate करते हो तो कितना आएगा, इसका एरिया आएगा आपका 0.5 into 2 which is equal to 1 न्यूटन सेकेंड, कितना आएगा। एंड थर्ड वाले का कैलकुलेट कर दो, इट विल बी हाफ base into 0.75, so it is 0.5, so this is less than 1, obviously दो एक से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो, this is less than 1 न्यूटन सेकेंड। so option second है ना, option B is the correct answer। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, एरिया अंडर द कर्व आपको इम्पल्स बताता है किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A block of mass 5 kg is placed at rest on a table of a rough surface। इस तरीके से सिचुएशन है हमारे पास कि एक ब्लॉक है
उसके एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, उसका मास है 5 kg। It is placed at rest on a rough table. Now a force of 30 Newton is applied in a direction parallel to the surface. एक 30 न्यूटन का फोर्स 30 न्यूटन का फोर्स is applied in the direction parallel to the surface of the table. The block slides through a distance of 50 meter. Block 50 meter से slide करता है in an interval of 10 second. तो coefficient of kinetic friction हमसे पूछा गया है. तो again if we just list all the known quantities to us, तो हमें बताया गया है कि फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन का, मास ऑफ द ब्लॉक है 5 kg, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, ब्लॉक स्लाइड से डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, टाइम अगर मुझे दे रखा है, टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ब्लॉक स्लाइड करता है 50 मीटर। तो एक्चुअली बॉडी में सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है, 50 न्यूटन के साथ इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा जो सरफेस एक्सर्ट करी होगी, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग। वी हैव टू कैलकुलेट दैट फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा, तो उसको हम म्यू एम जी के बराबर इक्वेट करके अपना फ्रिक्शन म्यू निकाल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा देंगे। इफ आई जस्ट राइट दी ड्रॉ दी forces, if I just draw the forces in the vertical direction, what I will get, I will get the forces in the vertical direction. This is mg acting downwards and this will be the normal reaction acting upward. तो इन सबको प्लॉट करता हूं, तो just wait a second ना, तो n is in the vertical direction, n is equal to mg। मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं है। अच्छा, तो फ्रॉम व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर इज, अब देखो इन सब कंडीशन को लगा करके मुझे कौन सी इक्वेशन सबसे पहले आ रही है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या मैं वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इफ आई यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट वी हैव u इज जीरो, u तो हमारा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट के पास है नहीं, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। s हमारा हाफ at स्क्वायर के बराबर है। s कितना दे रखा है, s इज गिवन टू मी 50 मीटर, हाफ a is how much, a we have to calculate, and t is 10 seconds. So if I solve this 100 का square by 2, so a will come out to be 1, a 1 आएगा। मास हमें पता है ब्लॉक का 5 kg है, इसका मतलब ब्लॉक में लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन सॉरी मास इज 5 kg, mass is 5 kg, acceleration is 1 meter per second square, so the force will come out to be 5 newton। अब नेट फोर्स क्या है बॉडी में, अप्लाइड फोर्स विच इज 30 न्यूटन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी है भाई, वो है 25 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स बराबर किसकी होती है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में म्यू इनटू एन के बराबर। एन किसके बराबर है, mg के बराबर। तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट राइट नाउ। म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, m हमारा 5 है, g हमारा 10 है, इट इज 25, सो म्यू कम्स आउट टू बी 1/2 मीन्स 0.5। 0.5 मीन्स ऑप्शन 1 फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आई होगी बात और रिलेट कर पाए होंगे यार, ये जो काइनेमेटिक्स की कंडीशन है ये कहीं ना कहीं इक्वेशंस ऑफ मोशन से डील कर रही है। आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो आप काइनेटिक फोर्स निकालो। फोर्स कैसे निकालोगे, एक्सेलेरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, नेट फोर्स जिम्मेदार है। तो नेट फोर्स निकाली, नेट फोर्स से हमने काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स भी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी पता चल गया। Let us deal with the next question. A stone of mass 1 kg is tied to the end of a massless string of length 1 meter. If the breaking tension of the string is 400 Newton, the maximum linear velocity the stone can have without breaking. तो एक मास है,
इस मास को हमने सपोज इस पॉइंट से हमने एक मास को बांध रखा है यहाँ पे। अब इस मास, दिस इज 1 kg मास to the end of a massless string. If the breaking tension is this much, the maximum can have without breaking. अब देखो, हालांकि हम इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, इफ वी जस्ट राइट। अभी हो कैसा रहा है, सी वी कैनॉट रिवॉल्व दिस इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में से रिवॉल्व नहीं करेगा। क्यों रिवॉल्व नहीं करेगा? क्योंकि इसका मास भी लगेगा नीचे डाउनवर्ड ऐसे करके। तो व्हाट वी हैव टू अज्यूम कि हमारे पास कुछ ऐसा, अभी जो रिवॉल्व करने के लिए जो टेंशन लग रही है ना, टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रही है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन की ब्रेकिंग लिमिट है 400। तो इफ आई जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही देखूं मैं, तो यदि एक्चुअली ऐसे रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से इस तरीके से, एंड देन इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। तो इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो इस पर लग रही है mg इधर की तरफ, इस पे लग रही है टेंशन इधर की तरफ लग रही होगी। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इधर की तरफ लग रहा होगा t cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा है t sin थीटा। ठीक है, इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको ये मिलेगा कि जो t sin थीटा है वो तो mg के बराबर है, और जो t cos थीटा है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा mv² r। mv² r वो हमें इट इज प्रोवाइडिंग mv²r। वी कैन सॉल्व। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सॉल्व करता हूँ, तो हाउ आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट, फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट कैन आई से इज साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है mg/t, एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू mv²/r into t। This is the value we are getting about. This is equation first, this is equation second। स्क्वायरिंग एंड एडिंग हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज mg/t का होल स्क्वायर प्लस mv²/p का होल स्क्वायर। दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू 1, पुटिंग द वैल्यू, मास है 1, जी की वैल्यू भी 1 है, 10 है। इट विल बी 10/t का होल स्क्वायर प्लस m, sorry, t is given to me na, t is given to me, and t is how much? T is given, m is 1 kg, g is 10, टेंशन की वैल्यू गिवन है, टेंशन इज 400 है ना, वी कैन टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इज 400 का स्क्वायर plus m again 1v² we have to calculate, length is given as 1 meter, tension is again 400 का स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा यार? 100/400 प्लस v का स्क्वायर है ना, mv²/v। तो v के स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज 400 का, in the denominator we will have 400 square, this is u²/400 square। so if I just simplify this thing, इसको इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके 400 का स्क्वायर is equal to 100 plus u²। we are going to get this thing, it is 1600, sorry, 1600 plus 100 is equal to u²। तो u² is going to be 15,900
90. So if I the square root of this is nearly going to be equal to 4. क्योंकि आप देख सकते हैं 16,000 1 10 100,000 लाख 1,60,000 का 400 होता है, तो इसका भी नियरली वी आर गोइंग टू गेट 400 है ना, इट्स नियरली गोइंग टू बी 400, इट इज वेरी क्लोज टू दिस, 400 से थोड़ा कम आएगा, बट द आंसर ऑफ विल बी दिस थिंग, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि बॉडी का कुछ मास है, उसमें डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो इट विल नॉट मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा सर्कल नहीं होगा, बल्कि वो एक कोनिकल शेप में मूव करेगा अबाउट द एक्सिस। इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एंड एलिमिनेट करके वी हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन एंड वी गेट दिस आंसर। A body of mass 10 kg is moving with the initial speed of 20 meters per second. The body stops after 5 seconds due to friction between coefficient of friction बताओ। मास गिवन है, बॉडी का मास कितना है 10 kg, इनिशियल स्पीड गिवन है 20 meters per second, टाइम इज गिवन एज 5 सेकेंड, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पूछ रखा है, सॉरी। फाइनली बॉडी स्टॉप्स, फाइनली बॉडी स्टॉप, एक्सेलरेशन कितना होगा, v माइनस यू बाई टी से निकाल सकते हैं, v है हमारा 0, u है हमारा 20, a है हमारा 5, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतना अगर एक्सेलरेशन बॉडी में एक्ट हो रहा है, तो what we can say this, that this acceleration is equal to how much? If it is due to friction, it is going to be mu g is equal to -4 meters per second square. तो mu की वैल्यू कितनी आएगी, -4/10, g is I think they have missed g over here, it will be 0 meters per second square. Sorry, minus will not be with mu, माइनस म्यू के साथ नहीं होगा, म्यू नेगेटिव नहीं होगा, जी नेगेटिव होगा, मतलब इट इज that acceleration will be taken as negative, and it is not acceleration. Option ये will be the correct. I hope आप समझ पाए हो कि acceleration frictional force is responsible है बॉडी को स्टॉप करने के लिए, so it will be acted in this direction. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हैंडेड बॉल्स ईच ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v साइमल्टेनियसली स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली एंड रिफ्लेक्ट बैक। कोई वॉल है हमारे पास इस तरीके से, कुछ बॉल्स स्ट्राइक कर रही हैं एंड देन दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, इस तरीके से बॉल स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन टाइम t। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द वॉल, टोटल फोर्स जो बॉल पे एक्सर्ट करती है ना, exerted by the balls on the wall is, we all know that what is force, force is equal to rate of change of momentum, rate of change of momentum। तो मान लेते हैं कि if I take this direction is positive and this direction is negative, तो what is the change in momentum that we have observed for the balls? बॉल्स पे कितना फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा बॉल्स का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो 100 सॉरी, हमारे पास एक बॉल है जिसका मास m है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, टकराने के बाद तो फाइनली इधर मूव किया, उसकी वेलोसिटी -v हो गई, इनिशियली कितनी थी, इनिशियली v थी, एक बॉल का फाइनल मोमेंटम इतना है, इनिशियल मोमेंटम इतना है, एंड इसको होने में लगा है टाइम t, वी हैव 100 balls, we have to multiply this with 100, so what equation we get, -mv upon t into 100। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन आती है -100 सॉरी -200 है ना, mv by t, this is the force that has been experienced with the ball, the force experienced by the balls on the wall। if we just take the magnitude, क्योंकि नेगेटिव साइन गिवन नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट। कोई हमने प्रेफरेंस दी है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, एंड एज सच देयर इज नो नेगेटिव पॉजिटिव, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, तो अगर इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ आई हैव टू टेक दिस,
सॉरी, आई होप आपको क्लियर होगा। फोर्स निकालने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना ही है। A machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullet at a rate of 180 bullets per minute with a speed of 100 meters per second. Recoil velocity of the gun हमसे पूछी गई है। रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द गन का क्या मतलब है कि गन किस वेलोसिटी से पीछे रिक्वायल करती है। तो हमें पता है कि इन दिस प्रोसेस आल्सो द मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। मोमेंटम दैट हैज बीन, मोमेंटम कितना होगा, जितना पर यूनिट टाइम में आगे मूव कर रहा है उतनी पर यूनिट टाइम में पीछे मूव करेगा। तो देखो कितनी बॉल्स फायर हुई है 1 मिनट में, 180। तो नंबर ऑफ बॉल्स फायर्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा, 1 सेकेंड में कितनी बॉल फायर होंगी, 180 अपॉन 60 मीन्स 3 बॉल फायर होंगी। तो अगर 3 बॉल्स फायर होंगी तो आगे कितना मोमेंटम गया, मास कितना है बॉल्स का, 20 ग्राम। तो 20/1000, ये तो एक बॉल का मास है। कितनी बॉल है, 3 बॉल है 1 सेकेंड में। कितनी वेलोसिटी से, 100 मीटर्स पर सेकेंड से। तो इतना मास आगे गया है 100 मीटर्स पर सेकेंड से, अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। वी आर गोइंग टू हैव दिस रिलेशन, so from this we can calculate, it will be what, again this will cancel out, so 6 will be equal to 10v, so v is equal to 0.6 meters per second, 0.6 meters per second is the velocity of the ball. I hope आपको बात समझ में आ रही होगी कि we have to apply conservation of momentum by momentum conservation से हमें इक्वेशन मिली। ये एक बॉल का मास है तो 3 बॉल्स का मास इतना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। इतना मोमेंटम फॉरवर्ड गया तो इतना ही मोमेंटम बैकवर्ड भी जाएगा। इजिली वी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लॉक ऑफ मास, द मास ऑफ द ब्लॉक इज √3 is attached to a string whose other end is attached to a wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle 30 degree. Tension in the string निकालनी है। टेंशन अगेन वी हैव टू ड्रॉ द एफपीडी ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट है इस पॉइंट का हमें एफपीडी बनाना है, इस वाले पॉइंट का, इन नॉट का जहां पर फोर्स लग रही है उसका हम एफबीडी बनाते हैं। इस नॉट पे लग रही है एक इधर की तरफ फोर्स विच विल बी ड्यू टू दिस वेट एंड इट विल बी √3 इंटू जी। ऊपर कितनी लगेगी, ऐसे करके इस पर टेंशन लग रही होगी कुछ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, थीटा ही होगा मीन्स दिस विल बी टी कॉस थीटा। अगेन वी हैव टू बैलेंस दिस फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट इधर तो ये अननोन फोर्स है, इसकी वैल्यू हमको तो पता नहीं है। हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन वट, अगर मैं लिखूं इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो टी कॉस थीटा हो जाएगा हमारा √3 जी के बराबर। टी थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू √3 जी की वैल्यू है 10। On solving we get tension is equal to 20 न्यूटन। आप लोग देख रहे हो बहुत ही 2 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है। मेंस का जो क्वेश्चन आया है 2 स्टेप में, आप 2-3 स्टेप में आपके क्वेश्चन कर सकते हो। टेंशन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, दे आर नो बिग कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। अगेन ये फिगर शो करता है, द फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम टाइम ऑफ momentum time curve of a particle moving along an axis under the influence of a force. Identify the region on the graph where the magnitude of force is maximum, minimum respectively. Force क्या होता है, again same thing comes out. What is force? Force is rate of change of momentum, rate of change of momentum, momentum का rate of change है। कैसे निकालते हैं मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, इसका डिफरेंशिएट करके डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी क्या बताता है, इट गिव्स मी स्लोप ऑफ पीटी कर्व, पीटी कर्व का स्लोप। जहां पर स्लोप ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ज्यादा होगा।
फ्रॉम द ग्राफ वी कैन इजीली सी दैट कि मैक्सिमम फोर्स का है, मैक्सिमम फोर्सेस, मैक्सिमम स्लोप का, मैक्सिमम स्लोप है सी रीजन में, सी रीजन हैज मैक्सिमम स्लोप, एंड मिनिमम स्लोप का है बी रीजन में। तो मैक्सिमम तो हो गया सी एंड मिनिमम हो गया बी, सी एंड बी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम फोर्स लग रही है सी रीजन में, मिनिमम फोर्स लग रही है बी रीजन में। A force acts for 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the body ceases, after which the force ceases and the body describe 50 is 20 meters in next 10 second। वैल्यू ऑफ फोर्स आपसे पूछी गई है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। एक बॉडी है इस तरीके से, फोर्स ऑफ एक्ट्स फॉर 20 सेकंड, एक फोर्स है जो किसी बॉडी में 20 सेकंड तक एक्ट कर रहा है। 20 सेकंड तक फोर्स बॉडी पे एक्ट करती रही, बॉडी बस फॉर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड के बाद क्या हुआ, 20 सेकंड के बाद वो फोर्स लगना बंद हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो अब तो बॉडी में फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स लग नहीं रहा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज 50 टाइम इज 10, सो स्पीड विल बी 5 मीटर्स पर सेकंड। अब हमको ये दे रखा है कि स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, मास बॉडी का 20 केजी है, ये फोर्स कितने टाइम की लगी थी, 20 सेकंड की लगी थी। तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। मास कितना है, मास है 20 केजी है ना, 20 केजी है। वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम लगा है 20, 20 से 20 कट जाएगा और 5 न्यूटन विल बी द आंसर। तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आई थिंक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझो कि फोर्स लगने 20 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया तो ऑब्जेक्ट अब अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वी कैन इजीली कैलकुलेट वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें 50 न्यूटन 50 मीटर पता है, टाइम की मदद से वी हैव कैलकुलेटेड दिस डिस्प्लेसमेंट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ inclined plane is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 डिग्री inclined plane। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है बिटवीन द ऑब्जेक्ट। एक inclined plane इस तरीके से, ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट इसमें नीचे स्लाइड कर रहा है तो इधर लगेगा हमारा mg sin थीटा का फोर्स, और ऊपर लगेगा म्यू mg cos थीटा, ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल बी म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स कितना हो गया फॉर फ्रिक्शनल, फॉर रफ सरफेस, फॉर टॉक अबाउट रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस की बात करता हूं तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। वैल्यूज दे रखी है हमें, जी साइन थीटा भी √1/√2 होगा, माइनस म्यू जी कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होगी, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 1 माइनस म्यू। इतना हमारा नेट एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। ठीक बात है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर सरफेस स्मूथ होती, फॉर स्मूथ सरफेस, अगर सरफेस स्मूथ होती तो व्हाट वी विल हैव, हमारे पास सिर्फ जो एक्सेलरेशन होता वो जी साइन थीटा ही होता, ऊपर तो कोई फोर्स होती नहीं, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होता, मतलब g/√2 का एक्सेलरेशन होता। अब डिस्टेंस इज सेम, डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, वी नो द इक्वेशन, slides down and inclined। Initially we are going to regard that the object is at rest, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं रखी है।
तो हम अगर ये इक्वेशन देखते हैं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज जीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर, व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर दैट टी इज इक्वल टू व्हाट, 2s बाई ए का अंडर रूट। इस तरीके से हमारा गिवन है। इस तरीके से हम टाइम को डिफाइन करते हैं, तो आई कैन से दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ऑफ ए। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या कहूंगा मैं, टाइम टेकन फॉर रफ अपॉन टाइम टेकन फॉर स्मूथ is equal to acceleration of smooth, रिवर्स हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में है, अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ रफ, इट विल गेट रिवर्स। एंड इसे सॉल्व आउट करने से क्या मिलेगा, टी रफ अपॉन टी स्मूथ, व्हाट आई विल गेट, सी ऑल अननोन पैरामीटर्स तो जो एक्सेलरेशन में कॉमन है, जी बाई रूट टू, जी बाई रूट टू तो कॉमन है, जो रफ वाले में एक्सेलरेशन है हमारा 1, आई विल बी गेटिंग इट 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, क्वेश्चन में म्यू की जगह में, हाँ 1 माइनस म्यू ये मिलेगा मुझे। रफ में इतना टाइम ज्यादा एक्सेलरेशन है, और ये कहा गया है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू n, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय रफ इज n टाइम्स। अगर if I square both side I get 1 upon 1 minus mu as n square, तो यहाँ से कह सकता हूँ 1 minus mu is 1 upon n square, तो mu is equal to 1 minus 1 upon n square, 1 minus 1 upon n square, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोग बात समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है, रिजॉल्व दिस फोर्सेस, नेट एक्सेलरेशन निकालना है। रफ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एन हमारा कितना होता है, एम जी, सॉरी, एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है हमारा एन, एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 60 मीटर, 600 मीटर। एक कार है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इस तरीके से, इसका रेडियस हमें गिवन है 600 मीटर है, द रेडियस इज 600 सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डीवी बाई डी टी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, ये बराबर है। टाइम टेकन बाय द कार टू कवर फर्स्ट क्वार्टर, टाइम टेकन बाय द कार टू कवर फर्स्ट क्वार्टर, ये आपसे पूछ रखा है। तो फर्स्ट क्वार्टर को ट्रेवल करने में कार कितना टाइम लेगी, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। इस तरीके का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट, वो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यू कैन रिगार्ड दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को, दिस दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, दिस हैज बीन गिवन टू अस, और टी की वैल्यू पूछी गई है। इसको सॉल्व आउट करते हैं थोड़ा बहुत। अब देखो यार, टाइम और वेलोसिटी है ना, वी आर गिवन द रिलेशन बिटवीन पाथ कवर, है ना, हमें बोला गया कि इतने पाथ कवर्ड में कितना टाइम लगेगा, हमें पाथ इज गिवन टू अस, तो वी विल ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पाथ, वी डी वी बाई डी एस, हम ये रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे। अभी इंपॉर्टेंट है समझना कि वी डी वी बाई डी एस क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें रिलेशन गिवन है कि ये बता रहा है फर्स्ट क्वार्टर, तो हमें डिस्टेंस का पता है, डिस्टेंस का रिलेशन पता है कि दिस डिस्टेंस, इफ सपोज रेडियस इज r, सो इट इज पाई r बाई 2, वी आर गिवन अ रिलेशन ऑफ डिस्टेंस, तो v dv बाई ds कितना है, v स्क्वायर बाई r के बराबर है। इफ वी सिंप्लीफाई दिस थिंग हमें क्या मिलता है, वी गेट dv अपॉन v इज इक्वल टू ds अपॉन r, ये रिलेशन हमें मिलता है।
अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं ना to get if we integrate this thing both side, the time taken by the car to cover first quarter of revolution if it is moving with an initial velocity of 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर कितना होगा? 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब आएगा इट विल बी 15 मीटर्स पर सेकेंड। 5/18 से करेंगे तो 15 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, किसी टाइम पर वेलोसिटी v हो जाती है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/v विल बी log v, limit is from 15 to v, here it will be s by r, 0 to s we are putting the integration, so s by r हमारे को इंटीग्रेशन मिलेगा। here we can say that it will be log v by 15 is equal to s by r। log v by 15 is equal to s by r, so I can say that v by 15 is equal to e की power s by r। Again we can say that v is equal to 15 e की power s by r। तो यहाँ तक हमें रिलेशन मिल गया। अब वो हमसे टाइम पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अस अबाउट टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम की वेलोसिटी would be written as ds by dt, ds by dt, so this is equal to 15 e की power s by r। This is the relation that we have to use कि velocity has to be written as 15 e की power s by r। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो आएगा ds अपॉन e की पावर s by r is equal to 15 dt। So I'm going to have integration e की पावर minus s by r ds is equal to 15 इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, कितने टाइम, कितने पाथ का टाइम चाहिए मुझे? 0 से लेके पाई आर बाई 2 तक इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। तो you just solve it out, you're going to get e की पावर minus s by r upon integrating minus 1 by r आएगा बाहर, and it will be 0 to pi r by 2, this will give me 15t। so if I just put the values it will be minus r e की पावर, r से r कट जाएगा, e की पावर minus pi by 2, and if I put 0 I will be getting 1 is equal to 15 t। तो 15 से ही कटेगा, r की वैल्यू 600 तो it will be 40, and then I can get if I compare these two, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि t की वैल्यू 40 है ना, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2। यार आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये बेसिक इक्वेशन है, यहाँ से हमें निकालना है टाइम की, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो वेलोसिटी निकाली और फिर उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट निकाली। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ये आपकी सरफेस है और यहाँ से आपने 9.8 मीटर की अबव से आपने एक टेनिस बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है। इट रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर, उसके बाद ये 5 मीटर तक रिबाउंड करती है ऊपर। तो पूछा गया है कि द टाइम इट हैज बीन इन कांटेक्ट इज 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड तक ये कांटेक्ट पर थी। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने से पहले और कांटेक्ट करने के बाद कितना इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी जाके एक्सेलरेशन होगा। तो वी इफ यू नो द चेंज इन velocity we can calculate that acceleration। there 15, if I use the if I use the second equation of third equation, sorry, if I use the third equation of motion कि v square is equal to u square plus 2as, तो वहां से मुझे मिलेगा कि इनिशियली तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो u तो 0 होगा, तो v is going to be 2as के बराबर।
टू सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 10 एंड एस की वैल्यू है 9.8. इट विल बी 196. It will be 19.6, 19.6. So it is going to be 14 meters per second. Just it before just hitting it, कांटेक्ट करने से पहले तो हमारी जस्ट बिफोर कांटेक्ट द वेलोसिटी वाज 14 meters per second, एंड जस्ट आफ्टर कांटेक्ट व्हाट विल बी द वेलोसिटी? इसको हम काफी तरीके से निकाल सकते हैं, इधर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक रही होगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल गई होगी. सपोज दिस इनिशियल वेलोसिटी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन से दैट हाफ m1 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू mg into h is 5. If I subtract this, v2 का square comes out to be 100. So v2 comes out to be 10 meters per second. v2 comes out to be 10 meters per second, but in the upward direction. So this is v2, 10 meters per second. तो चेंज कितनी हुई वेलोसिटी में? वेलोसिटी में जो चेंज हुई है, दैट एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी 14, but it was in the opposite direction, so I have to take it negative. Upon time taken for the change is 0.2, so I can say it is 24 upon 0.2. तो कितना हो गया? 120 meters per second square. डायरेक्शन का भी ध्यान देना है ना. दिस, if this is positive it will be called as negative, है ना. we will take the negative root. अगर इसे positive का है तो we have to take the negative root. So this will be the acceleration, average acceleration. Average acceleration means total change in velocity upon total time taken for the change. I hope you would have got these questions. Next question है कि a car is moving with constant speed of 20 meters per second in a circular horizontal track of radius 40 meter. कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसमें कोई कार मूव कर रही है, और ऑफ रेडियस, द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज गिवन टू मी एज 40 meters. A bob is suspended from the roof. 40 meters मतलब जहाँ पे कार है वहां पे डिस्टेंस 40 मीटर है. A bob is suspended from the roof of a car by massless string. इस तरीके से कोई रूफ है और वहां पे ऐसे करके बॉब सस्पेंडेड है. द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल. अब देखो, जब ये बॉब किसी कार में सर्कुलर पाथ में जाएगी तो कार एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, और कभी भी किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं तो वहां पर एक सूडो फोर्स लगाते हैं. शो इट सेपरेटली ओवर हियर इज द बॉब विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी मेकिंग सम. अगर कार का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है तो इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इधर की तरफ, जो कितना होगा? mv² के बराबर होगा. ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg. ये एंगल है थीटा. सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा t cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा t sin थीटा. इक्वेशन क्या मिलेगी? नीचे लगेगा mg. इक्वेशन क्या मिलेगी? t cos theta is equal to what equation we will have? T cos theta is equal to mg, and t sin theta is equal to mv²/r. So this is equation first, this is equation second. If I divide first by second, if I divide second by first, so I will have sin theta upon cos theta tan theta. This will be equal to what? v² upon rg. या ये हमारे पास v²/rg. v का वैल्यू हमें दे रखा है 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन r is what? r is 40 and g is 10. So we have 400 upon 400 as 1. So theta comes out to be pi/4, pi/4 radian. I hope आपको क्लियर होगा ये. अगेन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम लगाना है, एंड इफ यू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो बॉडी विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force. Force हमें given है, force is given as such that T I cap plus 3T square J cap न्यूटन. इस तरीके से हमारे पास एक फोर्स लग रही है, आई कैप जे के बाय यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एक्सिस. द पावर डिसिपेटेड, पावर डेवलप्ड बाय द अबव फोर्स. तो ये पावर का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहे हैं यहाँ पे, किसी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पावर पूछ रहे हैं. तो पावर निकालने के लिए हम एफ डॉट वी कर सकते हैं. एफ डॉट वी से हम पावर निकाल सकते हैं. सॉरी, अगर हमें पावर निकालनी है तो हम एफ डॉट वी से पावर निकाल सकते हैं. इस तरीके से एफ डॉट वी से पावर निकालेंगे. तो पहले हम वी निकालेंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यार यहाँ पर मास 1 है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा इतना ही आ गया, टी आई कैप प्लस 3T स्क्वायर जे कैप. दिस इज माई एक्सेलरेशन ऑल्सो. एक्सेलरेशन भी यही है. तो dv बाई dt की वैल्यू जो है वो टी आई कैप प्लस 3T स्क्वायर जे कैप है. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टी आई कैप प्लस 3T स्क्वायर जे कैप, इसका इंटीग्रेशन, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन dt 0 टू टी. यानी किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी तो 0 टू टी इंटीग्रेट कर देते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? टी स्क्वायर बाई 2 i कैप प्लस इट विल बी टी क्यूब जे कैप. टी क्यूब जे कैप, ये हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी आएगी जस्ट बाई पुटिंग दीज वैल्यूज. तो मुझे क्या निकालनी? पावर डेवलप बाय द अबव फोर्स एट टी इज इक्वल टू 2. तो पहले तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर? तो ये आएगी 2 i कैप प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12 जे कैप. ये हमारी फोर्स की वैल्यू होगी. और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 2? इट विल बी टी का स्क्वायर 4 बाई 2. so it will be 2 i कैप plus 8 j कैप. so power which is equal to f dot v, power which is equal to f dot v is given as a dot product 4 plus 96. so it is 100 watt. so 100 watt is going to be the correct answer for this question. I hope you would have got this is these are all the questions that had came in this year examination, mains examinations. अगर आप इससे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, if you are able to go through all these questions, you will definitely get a very good idea about what is the level of question, किस तरीके से NTA भी क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फर्दर एग्जाम्स में भी आपको दिख सकते हैं. तो hope all the best for your exams. Thank you.